एक तो भारत के लोग भी ना कब से कहते जा रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अखंड भारत बनाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि बना ही डालें एक बार, इसलिए कि अखंड भारत बनते के साथ ही हमारा सारा लोन अपने आप मोदी जी के सर पे चला जाएगा। इसलिए कि मोदी जी को तो बड़ा शौक है कि अखंड भारत बनाएंगे और पाकिस्तान को और बाकी जितनी कंट्रीज पहले भारत के साथ हुआ करती थी उन सबको मिलाकर एक दफा फिर बड़ा सा भारत तैयार कर देंगे। तो मोदी जी हमारी तरफ से इजाजत है, तुसी बिस्मिल्लाह करो बस। और आइए आइए बिल्कुल आइए, तशरीफ लाइए और अखंड भारत बनाइए। और लेकिन याद रखिएगा एक शर्त पे सिर्फ बनाएंगे, और वो ये कि पाकिस्तान ने जितना भी लोन ले रखा है और जितना आगे लेने वाला है वो सारा का सारा आपने देना है। इसलिए कि जब अखंड भारत हो गया तो हमारा क्या लेना देना भाई, वो तो फिर आप जाने थे, आपका काम जाने। वैसे भी आप 4-5 ट्रिलियन डॉलर लेकर बैठे हुए, तो मेरा ख्याल है कि वो चीज भारत वालों से अच्छा बदला लेने का हमें मौका नहीं मिलेगा। तो हमें फौरन यही करना चाहिए कि अखंड भारत के लिए जो है वो ग्रीन सिग्नल दे देंगे, हाँ जी आइए और आके बना लीजिए। और उसके बाद सारा अपना लोन जो है, चाहे वो सऊदीया का हो, IMF का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, जिसका मर्जी हमने जहां जहां पैसे ले रखे, मतलब एक भारत और एक आध कंट्री छोड़कर हमने शायद ही किसी को छोड़ा हो कि जिससे हमने पैसा ना लिया हो। तो जाहिर है हमने तो सभी से पैसा पकड़ रखा है। तो जब मोदी जी बैठेंगे और अपनी नोटबुक में लिखना शुरू करेंगे तो उनको पता चलेगा कि 2-3 कंट्रीज छोड़ के बाकी पूरे वर्ल्ड से पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ ले रखा है। कहीं पे उधार तेल है, तो कहीं से हमने पैसा पकड़ा है, कहीं से डॉलर लिया है, कहीं से कुछ किया है। तो उसके बाद उनको पता लगेगा कि है ये मैंने क्या कांड कर दिया। लेकिन खैर जब तक ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल है मोदी जी को कोई बताए नहीं कि ऐसा, मतलब ये हमारी सिचुएशन ये हो चुकी है। लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि ये अखंड भारत वाला आइडिया अगर क्लिक कर गया तो पाकिस्तान के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, सारी प्रॉब्लम हमारी अपने आप ही निकल जाएगी। वापस जाते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ। जी IMF वाले जो है वो जी आए पाकिस्तान और उन्होंने वहां से भी फोन किए होंगे, ऑनलाइन मीटिंग भी हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा। लेकिन हमारे लोगों ने उन्हें कुछ ना कुछ जो है ना चूरन चटाके या कोई और कहानी बनाकर या जलेबी बनाकर जो है टाल दिया होगा। बहरहाल वो आ गए हैं और उन्होंने बहुत सख्ती के साथ पाकिस्तान से बात की और पाकिस्तान से कहा है कि अगर आपको अगली इंस्टॉलमेंट चाहिए तो आपको अपने जो रुपीज है उसकी कीमत भी गिरानी होगी, उसके साथ साथ आपको पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ानी होगी और कई दूसरी चीजों में टैक्स वगैरह और बहुत सा ऐसा कुछ है कि जो इससे आम आदमी का एकदम समझे कि जूस निकल जाए ना। तो वो करने के लिए जी IMF ने पाकिस्तान को कहा है। अब जाहिर है कि हमारे जो हुक्मरान है, हमारे जो हुक्मरान जो आते हैं उनको लेकर जो आते हैं यानी उनके अब्बू जी, उनमें से किसी को पाकिस्तानियों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनकी बला से। इन्होंने इनको सिर्फ दिखाने के लिए, जो आपने देखा होगा सड़क पे जो लोग भीख मांगते हैं उन्होंने छोटे बच्चे उठा रखे होते हैं या कोई और अपने साथ ऐसा रखा होता है जिसका कुछ ना कुछ फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर वैसे ही साथ लेके घूमते हैं कि जी ये बच्ची है इसकी शादी करानी है या ये बच्चा है इसको पढ़ाना है। ऐसे करके भीख मांगने का जो तरीका भिखारियों ने निकाला है, बिल्कुल वही तरीका पाकिस्तान की हुकूमत ने भी निकाला है। यहाँ की पब्लिक को दिखा दिखा के कभी जी फूड शॉर्टेज है, तो कभी ये है, तो कभी पोलियो है। पोलियो का भी मैं आपको बता दूं, पोलियो के लिए भी ये लोग अभी तक कई बिलियन डॉलर जो है रिसीव कर रहे हैं कि जी पोलियो के यहाँ पर बहुत ज्यादा पेशेंट होते हैं और हम पोलियो खत्म करने के लिए, सारी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया सिवाय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, और ये कभी खत्म होगा भी नहीं। और वो इसलिए खत्म नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान को मुसलसल पैसा मिल रहा है पोलियो के ऊपर काम करने के लिए। तो जाहिर है अपनी दुकान कौन बंद करता है, तो जब तक इनकी ये सिलसिला चल रहा है, ये पैसा आ रहा है, तब तक ऐसा कुछ करेंगे नहीं। यही चीज इन्होंने अफगानिस्तान के साथ की। अफगान रेफ्यूजीज को रखा और बड़ा बुला बुला के रखा कि आइए आइए आइए, आप तो हमारे भाई हैं, आप यहाँ पे रहिए आराम से। इसलिए कि उस जमाने में इनको पैसा मिल रहा था, इनको डॉलर्स मिल रहे थे और इनसे कहा गया था कि अफगान रेफ्यूजीज को रखें, तो ये हर रेफ्यूजी की कीमत जो है वो ले रहे थे। कुछ 2 या 3 साल पहले वो पैसा बंद हो गया। उन्होंने जो पैसा भेज रहे थे, जो कंट्रीज दे रही थी, उन्होंने कहा कि भाई अब अफगान रेफ्यूजीज के नाम पर हम आपको मजीद पैसा नहीं देंगे। उसके साथ ही पाकिस्तान की हुकूमत को याद है, अरे हमारे तो सारी टेररिज्म कर ही अफगानिस्तान के लोग रहे, हमारे अपने लोग तो फरिश्ते बैठे हुए यहाँ पे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे दूसरे लखवी शखवी क्या कुछ है, ये TLP वाले, वो सारे तो फरिश्ते बैठे हुए। जो भी टेररिज्म कर रहा है वो सिर्फ अफगानिस्तान कर रहा है, सिर्फ अफगानिस्तान के लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने उनको पकड़ पकड़ के बाहर निकालना शुरू कर दिया और ये भूल गए कि अफगानिस्तान के लोगों को अगर आप बार बार तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उनकी इंसल्ट करेंगे, तो वो पलटकर जवाब देंगे। अब जब उन्होंने पलटकर जवाब दिया है, जिसमें कि उनके एक मिनिस्टर साहब का, मैंने आपको पहले बताया था कि उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर अटैक किया तो वो जी इस्लामाबाद के ऊपर अटैक कर देंगे। सिर्फ बात यहीं तक खत्म नहीं हो गई कि उन्होंने ये कहा कि जी अगर आपने काबुल पर अटैक किया तो हम इस्लामाबाद पर अटैक कर देंगे, लीजिए जी कहानी खत्म। ऐसा नहीं, उसके आगे भी उन्होंने बात की है और उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने अटैक किया तो अफगानिस्तान जो है वो ये हिम्मत और ये ताकत रखता है कि तकरीबन 10 साल तक हम आपसे लड़ सकते हैं। जी हाँ, उनके मिनिस्टर साहब का कहना यह है कि तकरीबन 10 साल तक जो है
अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग लड़ सकता है। एक तरफ तो हमें समझ नहीं आ रही सबको जंग लड़ने का क्या शौक चढ़ा हुआ है। एक तरफ मोदी जी है जो ऑपरेशन सिंधु 2 लेकर जो है वो बस घूमते रहते हैं, उनका मौका नहीं लग रहा कि कब वो ऑपरेशन सिंधु 2 शुरू कर दें। उसके बाद अफगानिस्तान वाले जो है वो भी कह रहे हैं कि जी आप हमें कोई कमजोर कंट्री मत समझिए, और अगर आपने हमारे साथ लड़ाई बंद ना किया, लड़ाई जारी रखी, तो हम 10 साल तक लड़ने की ताकत रखते हैं। नहीं वो ठीक है, आप रखते होंगे ताकत 10 साल तक लड़ने की, लेकिन हमारे पास नहीं है ना। हम तो वैसे ही आपको पता है कि चले हुए कारतूस किस्म के लोग हैं। हम तो बस ऐसे ही बातें कर लेते हैं कि मदद चखा देंगे, गज़वा हिंद कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, अफगानिस्तान दिखाई नहीं देगा। हालांकि हो ये रहा है कि अभी हम किसी को सुनाई नहीं दे रहे। यानी दूसरे को कमजोर बताकर अगर हम अपनी ताकत तभी जता पा रहे हैं जब हम किसी दूसरे को कमजोर बता रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उससे लोगों को समझ आई गई होगी कि इस वक्त ताकतवर कौन है और कमजोर कौन है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जरूरत इस बात की है कि नफरतों को कम किया जाए, लोगों की बात सुनी जाए और अपने जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, और उसके बजाय लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जाहिर है अगर ऐसा होगा तो पब्लिक को भी ये खामोश रहने को कहेंगे कि भाई तुम क्या रो रहे हो कि दाल महंगी हो गई और चावल महंगे हो गए और सब्जी महंगी हो गई या चिकन महंगा हो गया। उसकी वजह यह है कि देखो अफगानिस्तान हमें मारने को बैठा है, ईरान से हमें डर लगा हुआ है और भारत तो वैसे ही हमारा दुश्मन है। तो फिर ऐसे में अगर पब्लिक ये रोएगी कि फ्यूल बड़ा महंगा हो गया है और हर चीज महंगी हो गई है, तो उसको चुप कराने के लिए गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, और वो ये कि वो ये डराएं कि जी कोई ना कोई हमारे पर अटैक करने वाला है, और खास तौर पे भारत का। इसलिए कि अफगानिस्तान जब अटैक करने को कहता है तब भी हमारे लोग ज्यादा परेशान नहीं होते, जब ईरान की तरफ से कहा जाता है तब भी हमारे लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे लोगों को थोड़ा बहुत, वो भी अब कम हो गया है काफी ज्यादा, लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर हमारे लोगों को कोई जोश आता है ना ओए 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 करके, तो वो उनको सिर्फ भारत के नाम पर आता है। भारत की फिल्में ये देखते हैं, भारत के जितने कह लीजिए शादी वगैरह के जो फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ एकदम कॉपी उसी तरह के, हल्दी मेहंदी शादी के सारे फंक्शन हमारे यहाँ वही होते हैं। हम सारा दिन बैठकर इंडियन मूवीज देखते रहते हैं, पूरा दिन हमारे इंडियन सॉन्ग्स चलते रहते हैं। हम चाहे गाड़ी में जाएं चाहे किसी फंक्शन में जाएं, हर जगह पर हमारे इंडियन सॉन्ग्स चल रहे होते हैं। एक एक इंडियन एक्टर का अब्बा से लेके तो उसके दादा पर दादा तक के नाम हमें पता होते हैं। लेकिन उसके बाद लड़ाई भी हमने भारत के साथ ही रखी है, टेंशन भी हमने भारत के साथ ही बनानी है, जबान भी हमें उन्हीं की समझ आती है। अब आप मुझे बताइए कितने लोग पाकिस्तान में रहते हैं जिनको अगर अफगानिस्तान से कोई आके और पश्तो में आकर या पर्शियन में आके उल्टी सुल्टी सुनाकर जाए तो पाकिस्तानियों को समझ आएगी। मेरा ख्याल है 10 से 20% लोग होंगे, उसके अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि पता नहीं खान साहब क्या बोल के गए, तारीफ कर रहे थे कि बुराई कर रहे थे। लेकिन अगर यही चीज भारत की तरफ से कोई आए और उसके बाद ऐसी तैसी करे तो हमें तो एक एक वर्ड समझ में आता है, होए 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 ऐसा बोल दिया, हाय 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 ऐसा कह दिया। तो जी जाहिर है कि हमारा कल्चर हमारी जबान सब कुछ एक है। वो तो अलग बात है कि 1947 में जो चूरन खिलाया गया था 2 नेशन थ्योरी वाला, वो अभी तक हमारे कुछ लोग लेकर चल रहे हैं, और जिसमें कि बार बार लोगों को बताया जाता है अरे कहीं भूल ना जाना 2 नेशन थ्योरी हुई थी हमारे यहाँ, कहीं भूल ना जाना जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और अलग हुए थे। इसलिए कि जाहिर है कि 2 नेशन थ्योरी तो उस दिन ही खत्म हो गई थी जिस दिन बांग्लादेश बना था। अगर 2 नेशन थ्योरी चलनी होती तो बांग्लादेश आज हमारे साथ होता, लेकिन बांग्लादेश हमारे साथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2 नेशन थ्योरी वाला चूरन जो है वो 1971 में ही खत्म हो गया था। लेकिन जाहिर है कि हमारे लोग जो हैं वो आज तक वही चूरन बेचे चले जा रहे हैं, और अगर कोई बात करता है तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है। अरे ऐसी कंट्री बनना चाहिए ना आपको कि जिससे सब लोग बात करना चाहें, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे वो नहीं डिग्री याफ्ता नहीं तालीमी याफ्ता लोग होने चाहिए जिनको बात समझ में आती हो। ये नहीं कि सिर्फ अपनी डिग्री लेके फिर रहे हैं कि हमने तो ये किया, हमने तो वो किया, हम तो डॉक्टर है, हम तो इंजीनियर, हम तो पता नहीं क्या है। उसको जब बात करें तो उनसे बड़ा ढक्कन कोई नहीं निकलता। लेकिन बात सारी ये है पाकिस्तान को अपने तमाम नेबर्स के साथ रिलेशन सही करने होंगे, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नजम सेठी तो पहले ही कह रहे हैं कि हमारा हाल ईरान से भी ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन बहरहाल दुआ करते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए और लोगों को थोड़ी अकल आ जाए। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।